नमस्कार दोस्तों, ये कहानी एक खूबसूरत नीली आंखों वाली और काले बालों वाली लड़की की है जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। 33 से ज़्यादा लोग ऐसे थे जिन्होंने खुद पुलिस के सामने आकर सरेंडर कर दिया और ये दावा किया कि उन्होंने ही उस लड़की की हत्या की है। लेकिन लगभग 72 साल बाद आखिरकार असली हत्यारे की पहचान सामने आती है। दोस्तों, ये केस दुनिया के अनोखे केसों में से एक है। ये केस अमेरिका का एक मशहूर कांड है, लेकिन इसे खासी पहचान जब मिली जब इस पर मशहूर हॉलीवुड फिल्म ब्लैक डालिया का निर्माण किया गया। तो आखिर क्या था इस केस का पीछे का रहस्य और कौन था असली कातिल जिसको सुलझाने में लग गए 72 साल। जानने के लिए बने रहिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले खैर आप जानते ही होंगे क्या करना है, तो मैं बता के आपका टाइम ख़राब नहीं करूँगा। दोस्तों, बात है 1947 की। सन 1947 में अमेरिका का शहर लॉस एंजलिस कई उम्मीदों और ख्वाहिशों का शहर हुआ करता था। ये फिल्म डायरेक्शन, डायरेक्टर और फिल्म करियर में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों का घर हुआ करता था। ये बात 15 जनवरी 1947 की है, जब पेडी पर्सिगर नाम की एक महिला 3 साल की बेटी के साथ सुबह की सैर कर रहे थे। जब वो टहलते टहलते खाली पड़े फ्लैट की ज़मीन पर से गुजरे तो उन्होंने सड़क किनारे एक महिला को लेटे हुए देखा। उन्होंने आज से पहले इतना खूबसूरत शरीर कभी नहीं देखा था, इसलिए उनके मन में एक ख्याल आता है कि शायद ये कोई पुतला है जिसे यहाँ रखा जाना है। लेकिन करीब से देखने पर उन्हें एहसास होता है कि यह कोई पुतला नहीं है, बल्कि पूरी तरह से निर्वस्त्र अपने पीठ के बल पर लेटी हुई एक जवान महिला की लाश है। उस महिला का शरीर बिल्कुल कमर से ऊपर तक 2 हिस्सों में कटा हुआ था। धड़ और कमर एक दूसरे से लगभग 1 फीट की दूरी पर थे। उसके होठों के जोड़ कान तक कटे हुए थे, जैसे कि किसी ने उसके मुंह पर जोकर की तरह स्माइली फेस बनाने की कोशिश की हो। और उसके शरीर पर जगह जगह कई चोटों के निशान भी थे। सबसे अजीब बात जो उसने नोटिस की थी वो ये कि आसपास खून की एक बूंद भी नहीं थी। ये सब देखने के बाद पेडी की चीख निकल गई और वहाँ से भागते हुए जाकर पुलिस को इसकी सूचना देती है। जिस लड़की की हत्या की गई थी उसके बाल काले रंग के थे और वो अपने सिर पर बालों में डालिया नाम का फूल लगाती थी और काले कपड़े पहनना पसंद करती थी। काले रंग के प्रति उस लड़की की दीवानगी ने इस केस को ब्लैक डालिया का नाम दे दिया। पुलिस ने उसकी पहचान के लिए उसकी उंगलियों के निशान FBI को भेजे और थोड़े ही वक्त में उसकी पहचान एलिजाबेथ शार्ट के रूप में हो गई। एलिजाबेथ शार्ट गोल्फ का व्यापार करने वाले व्यापारी सेलियो शार्ट की 5 बेटियों में से तीसरे नंबर की बेटी थी। उसका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। 1930 के दशक की मंदी के दौरान उसके पिता के साथ साथ दूसरे लोगों को काफी नुकसान हुआ था। वो अपने परिवार का भरण पोषण करने में काबिल नहीं थे। वो बाद में उन सबको छोड़ के चले जाते हैं। एलिजाबेथ शार्ट की माँ फिबी शार्ट अपनी बेटियों के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने लगी और उन्हें आर्थिक रूप से काफी संघर्ष करना पड़ा और अकेले परिवार का खर्चा चलाना कठिन हो गया था। एलिजाबेथ बहुत सुंदर थी और बड़े बड़े ख्वाब देखा करती थी। वो काफी आत्मविश्वास से भरी हुई रहती थी। वो लेरा के किसी रानी की तरह चलती थी और राहगीरों का ध्यान अपनी ओर खींचा करती थी। वो एक फिल्म स्टार बनना चाहती थी और उसे फिल्में देखने दोस्तों के साथ जिस क्लबों में जाने का काफी शौक था। उसने सैनिक कैंप में कैशियर की नौकरी भी की थी, जहाँ सैनिक खाना खाने आते थे। कई सैनिकों ने उसको प्रपोज किया, लेकिन उसने सभी को रिजेक्ट कर दिया था। उसे वर्दीधारी पुरुषों से बहुत प्यार था। एक दिन एलिजाबेथ शार्ट अपने दोस्तों के साथ एक लोकल बार में मौज मस्ती कर रही थी जब उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि वो नाबालिग थी और शराब पी रही। वो जब सिर्फ 16 साल की थी, इसलिए उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था। एक पार्टी के दौरान उसकी मुलाकात एक लेफ्टिनेंट से होती है और लोग में दोस्ती होती है और मुलाकातें होने लगती हैं। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाती है और वो घर बसाने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान लेफ्टिनेंट को ड्यूटी के लिए बुलाया जाता है और वो कभी वापस नहीं लौटता। कुछ दिनों बाद उसकी मुलाकात एक दूसरे वर्दीधारी शख्स से होती है। वो अच्छी कद काठी का था और बालिग था। एलिजाबेथ को उससे देखते ही प्यार हो जाता है। वो लोग अब डेट करने लगते हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और वो शादी करने का फैसला कर लेते हैं। बदकिस्मती से उतार चढ़ाव के बीच उसके घर लौटने में ठीक एक दिन पहले एक प्लेन क्रैश की खबर आती है, जिसमें उस मेजर की भी मौत हो जाती है। इससे एलिजाबेथ डिप्रेशन में चली जाती है। वो अभी बड़े बड़े सपने देखती थी और जवान होने के साथ साथ खूबसूरत भी थी। उसने लॉस एंजलिस के एक होटल में वेट्रेस की नौकरी भी की थी।
जहाँ हॉलीवुड फिल्म स्टार अक्सर आते रहते थे। इस होटल के मालिक मार्क हिंसन थे, जो कि एक डेनिश बिजनेसमैन थे। उन्होंने 8 से ज्यादा बार लड़कियों के साथ एलिजाबेथ को रहने के लिए जगह दी। मार्क हिंसन ने उससे कहा कि जब तक वो उनके साथ यौन संबंध बनाएगी, उसे रहने के लिए जगह का कोई किराया नहीं देना होगा। हालांकि एलिजाबेथ ने उनके इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उसे अलग अलग रातों को अलग अलग लोगों के साथ देखा जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते थे। इसलिए उसने एक ऐसे युवक को डेट करने का फैसला किया जो रात में उसके खाने का ख्याल रखता था। एक दिन एलिजाबेथ शार्ट होटल के बाहर रॉबर्ट मेली नाम के एक व्यापारी का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसने उसे घर छोड़ने की पेशकश की थी और उसने उसकी पेशकश को मान लिया था और वह अच्छे दोस्त बन चुके थे। 14 जनवरी की शाम को उसने रॉबर्ट से कहा कि वो उसे बिल्टमोर होटल में छोड़ दे, जहाँ उसे किसी से मिलना है। वादे के अनुसार रॉबर्ट उसे होटल में छोड़ देता है और वही आखिरी बार था जब उसे देखा गया था। अगले दिन की सुबह उसका 2 भागों में बटा बिन कपड़ों का शव एक खाली प्लेट के किनारे पर मिला था। उस दौरान लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर काफी करप्ट थे। पैसों के फायदे के बदले वो पॉलिटिशियंस, गैंगस्टर्स और बिजनेसमैन पर हाथ नहीं डालते थे। जब पुलिस को एक लाश मिलने की सूचना मिलती है तो वो उस जगह को सील करवा देती है। पुलिस का अनुमान था कि एलिजाबेथ शार्ट की हत्या कहीं और की गई है और खून बह जाने के बाद उसकी लाश को यहाँ लाकर फेंका गया है। इस भीषण मौत को उस दौरान के सभी लीडिंग न्यूज़पेपर ने कई दिनों तक अपने पन्नों पर छापा था। पुलिस आसपास के हर दरवाजे पर यह जानने के लिए जाती है क्या उस रात किसी ने कुछ देखा है, लेकिन जवाब नेगेटिव था। FBI उस सटीकता के आधार पर डॉक्टर्स की एक लिस्ट भेजती है जिसके साथ शरीर को 2 भागों में बांटा गया था। इन सभी से पूछताछ की जाती है, लेकिन कोई पॉजिटिव नतीजा नहीं निकलता। पुलिस रॉबर्ट मैनली को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि वही आखिरी शख्स था जिसने एलिजाबेथ शार्ट को देखा था। उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट किया जाता है और पूरी रात उससे पूछताछ की जाती है, लेकिन कोई भी अहम सबूत हाथ नहीं लगता। उसने पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम को बताया कि वो रात भर अपनी पत्नी के साथ ताश खेल रहा था। उस दौरान अखबारों ने ऐसी खबरें छापी जिनमें एलिजाबेथ शार्ट को एक ढीली महिला बताया गया था जो किसी भी शख्स के साथ बाहर जाना पसंद करती थी। उस दौरान लगभग 33 लोगों ने पुलिस से संपर्क किया और दावा किया कि उन्होंने ही एलिजाबेथ शार्ट की हत्या की है। पुलिस ने हर एक संदिग्ध से जांच की, लेकिन संदिग्ध को उसके साथ जोड़ने के लिए कोई मुताल्लिक सबूत नहीं मिला। पुलिस का मानना था कि दावा करने वाले सिर्फ पॉपुलैरिटी हासिल करना चाहते हैं और अपने फोटो न्यूज़पेपर में छपवाना चाहते हैं। एक दिन पुलिस को एक अनजान शख्स का फोन आया जो दावा कर रहा था कि उन्हें ब्लैक डालिया की हत्या की है। ये शख्स एलिजाबेथ शार्ट के किरदार को लेकर मीडिया में आ रही खबरों से काफी परेशान था। अगले दिन पुलिस को एक पार्सल मिलता है जिसमें एलिजाबेथ शार्ट से जुड़े हुए कुछ खास दस्तावेज, जैसे उसका सामाजिक सुरक्षा कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट और कुछ निजी तस्वीरें और अखबार के एक कटआउट को इकट्ठा किया गया एक लेटर था। पुलिस का मानना था कि एलिजाबेथ शार्ट का पर्सनल सामान वाला ये पैकेट उसी हत्यारे ने भेजा है। कुछ दिनों बाद पुलिस ने कूड़े से उसका हैंडबैग और जूते भी बरामद कर लिए। इसके बाद पुलिस ने मार्क हिंसन नाम के एक बिजनेसमैन को गिरफ्तार कर लिया जो महिला सलाहकार था, और उसकी डिग्री को रिजेक्ट कर दिया गया। वही वो आखिरी शख्स था जिसने एलिजाबेथ शार्ट को 14 जनवरी को फोन किया था। तो क्या ये मार्क हिंसन था जिसने एलिजाबेथ शार्ट को बिल्टमोर होटल में मिलने के लिए बुलाया था? पुलिस की जांच में डॉक्टर जॉर्ज होडल नाम का तीसरा संदिग्ध सामने आता है। वो एक बहुत पुचा हुआ डॉक्टर था, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में एक बड़े पद पर पोर्टफोलियो पर था। वो हॉलीवुड एक्टर्स, पॉलिटिकल लीडर्स और बिजनेसमैन द्वारा सबसे ज्यादा संपर्क किए जाने वाला डॉक्टर था। वो एक सर्जन था और उन महिलाओं का गर्भपात कराने में मदद करता था जो किसी पॉलिटिकल लीडर, एक्टर या भी किसी बड़े पद के सरकारी अधिकारियों से गर्भवती हो जाती थी। ये डॉक्टर एक औरतखोर था और उसने अपने जीवन में कई महिलाओं को गर्भवती किया था। बाद में पता चला कि उसकी अपनी 14 साल की सौतेली बेटी से भी नाजायज संबंध थे। जब इन्वेस्टिगेशन टीम डॉक्टर होडल से उसके ऑफिस में पूछताछ कर रही थी तो उसने कुछ सबूत हासिल करने के लिए उसके पूरे घर में माइक्रोफोन लगा दिए थे। पुलिस को इससे जुड़े हुए कुछ सबूत मिलते हैं। उस जगह तो वो रिकॉर्ड किया गया था कि उस पर इल्जाम लगाया गया है कि उसने ब्लैक डालिया को मार डाला है। पुलिस कुछ भी नहीं निकाल पा रही थी क्योंकि उसका सेक्रेटरी मर चुका था। बाद में पता चलता है कि डॉक्टर होडल के सेक्रेटरी ने नशीली दवाओं के ओवरडोज से आत्महत्या कर ली थी। आवाज के नमूने बिल्कुल भी साफ नहीं थे और उनका बैकग्राउंड में काफी शोर था। रिपोर्ट देने वाले सबूतों की कमी की वजह से पुलिस इस मामले को बंद कर देती है। बरी होने के बाद डॉक्टर होडल अपनी संपत्ति बेच देता है और फिलीपींस का मनीला चला जाता है।
वहाँ उसे साइकोलॉजिस्ट के पद पर तैनात किया जाता है। 1967 में मनीला में ब्लैक डालिया की तरह ही एक महिला को 2 भागों में बटा शरीर पड़ा हुआ पाया गया था। वो 1991 में लॉस एंजलिस लौट आता है और 1999 में उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत की खबर पाकर उसके बेटे स्टीव होडल, जो लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट के एक रिटायर्ड जासूस थे, अपने पिता का सामान लेने जाते हैं। सामान में उन्हें एलिजाबेथ शार्ट की कुछ तस्वीरें मिलती हैं। इससे उन्हें एलिजाबेथ शार्ट के साथ अपने पिता के संबंधों के बारे में जांच करने की प्रेरणा मिलती है। कई सालों तक चली लंबी जांच के बाद उन्होंने ये नतीजा निकाला कि उनके पिता डॉक्टर जॉर्ज होडल ही थे, जिन्होंने 14 जनवरी 1947 की रात को एलिजाबेथ शार्ट और उस अवधि के दौरान कुछ दूसरी महिलाओं की हत्या की थी। तो 72 साल बाद इस भयानक हत्याकांड के असली हत्यारे का खुलासा हो ही जाता है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें और साथ ही ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और साथ ही इस वीडियो को आखिर तक देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।